morning. Today we are starting a important subject of the economics. The subject's name is statistics. It is very interesting subjects because due to statistics we can assess the economical problems, social problems, and we can get the results through the statistics measurements. विद्यार्थियों, सांख्यिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे भय करने की आवश्यकता नहीं है। इसे अध्ययन करें और अध्ययन से हम किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो गणना होती है, समस्याएं होती है, उनसे हम किसी प्रकार का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जो आर्थिक चरों से संबंधित, सामाजिक चरों से संबंधित सर्वे जो होते हैं और उनसे यदि हम रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं तो सांख्यिकी में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और आंकड़ों का क्लासिफिकेशन होता है, टेबुलेशन होता है और विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी विधियों के द्वारा हम किसी भी समस्या के समाधान में रिजल्ट निकालते हैं। आज हम एक इसी प्रकार की सांख्यिकी विधि का अंतर्गत जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज। सांख्यिकी माध्य क्या है, सांख्यिकी माध्यों की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व, और इसके टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के सांख्यिकी माध्य होते हैं, सांख्यिकी माध्यों की हम किस प्रकार से आकलन कर पाते हैं। तो इन सब तथ्यों का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सांख्यिकी माध्य कहते किसे हैं, सांख्यिकी माध्य की परिभाषा क्या है। तो सांख्यिकी माध्य से अभिप्राय किसी भी समग्र श्रेणी का एक ऐसा मूल्य होता है, एक ऐसा केंद्रीय वैल्यू होती है जिससे कुछ समग्र श्रेणी के मूल्य कम और कुछ श्रेणी के मूल्य उससे अधिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह मूल्य जिसकी हम बात कर रहे हैं वह उस श्रेणी के मध्य का होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है। तो ऐसा ही कोई मूल्य, ऐसी कोई अंक जो पूरी समग्र श्रेणी के मध्य में या केंद्रीय प्रवृत्ति में स्थित होता है, उस अंक को हम सांख्यिकी माध्य कहते हैं। तो सांख्यिकी माध्य की परिभाषा के अनुसार एक बार फिर से सुने कि सांख्यिकी माध्य है क्या। सांख्यिकी माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। किसकी केंद्रीय प्रवृत्ति? कि पूरी जो सीरीज है, जो पूरा का पूरा हमारी समग्र श्रेणी है, उसके मध्य का जो मूल्य आता है उसे हम सांख्यिकी माध्य कहते हैं। अब सांख्यिकी माध्य की परिभाषा के बाद में कि सांख्यिकी माध्यों का अध्ययन क्यों करना जरूरी है, सांख्यिकी माध्य की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सांख्यिकी माध्य की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि समूहों की जटिलता कम करना। कई ऐसे आंकड़े होते हैं जिसमें काफ़ी कुछ जटिलता होती है, काफ़ी कुछ उसका रिजल्ट निकालना या किसी प्रकार की बात को स्पष्ट कर पाना आसान नहीं होता है। तो हम स्टैटिस्टिकल एवरेज के आधार पर, सांख्यिकी माध्य के आधार पर हम उनकी इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि अध्ययन में आसानी हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूँ कि राजस्थान की जनसंख्या को देखते हुए यदि हम आपसे कहें कि राजस्थान में लोगों की आय कितनी है, तो एकदम उसका कह पाना इतना आसान नहीं है। इसके अंतर्गत यदि हम उनकी औसत आय ज्ञात कर लेते हैं, राजस्थान के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, औसत आय ज्ञात करते ही हमें पता हो जाता है कि राजस्थान की यदि प्रति व्यक्ति आय इतनी है, औसत आय इतनी है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। तो समग्र समूहों की जो जटिलता है उसको हम सांख्यिकी माध्यमों के आधार पर आसान कर सकते हैं। दूसरे जो है तुलना की सुविधा, दूसरा इसका है तुलना की सुविधा। विभिन्न प्रकार के आंकड़े, उन आंकड़ों के बीच में
हम सांख्यिकी माध्यमों के आधार पर तुलना कर सकते हैं कि जैसे एक तरफ भारतीय लोगों की जो जीवन प्रत्याशित आयु है या उनकी औसत आयु, और दूसरी तरफ हम इंग्लैंड के लोगों की औसत आयु लें, तो दोनों के बीच का यदि हम माध्य ज्ञात करके पता कर सकते हैं और उनके बीच में तुलना कर सकते हैं सांख्यिकी माध्यमों की सहायता से, तो हम ये कह सकते हैं कि यह तुलना में सहायक है। तीसरा है उपयुक्त नीतियों के निर्धारण में सहायक है। उपयुक्त नीति निर्धारण में सहायक। सरकार को विभिन्न प्रकार की नीतियों का आकलन करना पड़ता है और उन नीतियों के निर्धारण में सांख्यिकी माध्य है बहुत सहायक होते हैं कि किस प्रकार लोगों की औसत आयु कितनी है, या हम कह सकते हैं औसत आय कितनी है। तो सरकार को अपनी विभिन्न प्रकार की नीतियां निर्धारित करते समय भी सांख्यिकी माध्यमों के अध्ययन करने में काफी कुछ सहायता मिलती है। फिर है सांख्यिकी विवेचन का भी आधार है। सांख्यिकीय विवेचनों का भी आधार है। सांख्यिकीय विधियों की विवेचना कह सकता हूं। ये जो सांख्यिकी माध्य है, विद्यार्थियों इस बात को गौर से सुने कि सांख्यिकी माध्य, इसलिए मैंने इस चैप्टर पर आपको कहा था फोकस रखें, क्योंकि इसके आधार से हम और अन्य सांख्यिकी विधियों को समझ सकते हैं। जैसे सांख्यिकी माध्यम के आधार पर हम अपकिरण का पता लगा सकते हैं। सांख्यिकी माध्यम से जो स्क्यूनेस है, विषमता है, उसका ले सकते हैं। टाइम सीरीज है, काल श्रेणी है, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो विविध प्रकार की या विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी विधियां हैं, उन विधियों में भी स्टैटिस्टिकल एवरेज का जो है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस प्रकार समूहों की जटिलता का आसान कर देना, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की तुलना करना, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए जो आर्थिक नीतियां होती हैं, उन नीतियों को निर्धारण करने में ये सहायक होता है। यह अन्य सांख्यिकी विधियों की विवेचना में भी सहायक है। गणितीय संबंध स्पष्ट करने में, गणितीय संबंधों को स्पष्ट करना, जैसे विभिन्न प्रकार के इनसे जो आंकड़े आते हैं, इनसे परिणाम निकलते हैं, उन परिणामों को हम मैथमेटिकल रूप से यह बता सकते हैं कि गणित किस प्रकार से सांख्यिकीय माध्य है, वह एक हमें श्रेष्ठ गणितीय रिजल्ट देता है और अन्य विधियों का भी आधार बनता है। इसके अलावा इसके और इम्पोर्टेंस के रूप में दे सकते हैं कि समग्र के बारे में अनुमान लगाने में सहायक है। समग्र का एक अनुमान में सहायक, अनुमान में सहायक सांख्यिकी माध्य जो है, उसके द्वारा हम किसी प्रकार की सैंपलिंग एनालिसिस करते हैं। तो सैंपलिंग एनालिसिस में भी सांख्यिकी माध्य है, तो पूरे समग्र का, एक पूरे ग्रुप का अध्ययन करने में हमारी सहायता करता है। तो इस प्रकार हमने आपके सामने बताया कि सांख्यिकी माध्य जो है वह एक ऐसा मूल्य है, केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। सामान्य भाषा में यदि इसका प्रयोग करें तो ये औसत है, जो हम कह सकते हैं गणित में हम जिस औसत की बात करते हैं, तो सांख्यिकी माध्य भी अपने आप में एक औसत का मूल्य ही है, लगभग औसत जैसा ही वैल्यू है। अब हम सांख्यिकी माध्यों के प्रकार को देखें कि सांख्यिकी माध्य होते कितने प्रकार के हैं। मोटे रूप में सांख्यिकी माध्य है 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? स्थिति के अनुसार माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य। पहला लेते हैं स्थिति के अनुसार। यह 2 माध्य होते हैं स्थिति के अनुसार, जिसमें एक है मध्य का और दूसरा है भूइष्ठिक या बहुलक, यानी मीडियन और मोड। इसको हम संकेत के रूप में m से, इसको संकेत के रूप में हम z से दर्शाते हैं। दूसरा जो माप है वो गणितीय माप है। गणितीय माप, गणितीय माप में सांख्यिकी माध्य 4 प्रकार के माने गए हैं।
पहला है समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। इसको एक्स बार से दर्शाते हैं, सामान्य रूप से ये औसत की परिभाषा का ही रूप है। दूसरा इसमें अंतर्गत लिया जाता है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, और गुणोत्तर माध्य को जी के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा माध्य है हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य जिसे संकेत के रूप में हार्मोनिक मीन यानी एच के रूप में दर्शाया जाता है। और चौथा है वर्गीकरण माध्य, वर्गीकरण माध्य जिसे हम क्वाड्रेटिक मीन कह सकते हैं। वर्गीकरण माध्य क्वाड्रेटिक मीन अर्थात QM। तो ये चार गणितीय माध्य हुए, स्थिति के आधार पर दो माध्य हुए, मध्यिका और मोड। इसके अलावा तीसरा जो माध्ययों का भेद था वो था व्यापारिक माध्य, व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्यों के अंतर्गत है चल माध्य जिसे हम कहते हैं पहला मूविंग एवरेज चल माध्य, दूसरा है प्रगतिशील माध्य यानी मूविंग एवरेज MA कह सकते हैं, दूसरा प्रगतिशील माध्य, इसका हम प्रोग्रेसिव रूप में संकेत देते हैं। और तीसरा जो इसका है वह है संग्रथित माध्य, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कंपोजिट मीन, कंपोजिट मीन। तो हम अगर माध्यों की व्याख्या करें कि माध्य कितने प्रकार के हैं, तो माध्यों को हमने तीन कैटेगरी बांटा, स्थिति के अनुसार माध्य, दूसरा बताया हमने गणित के आधार पर माध्य, और तीसरा बताया व्यापारिक माध्य। स्थिति के आधार पर दो बात बताई आपको, मध्यिका और मोड या बहुलक या भूस्थित। दूसरा गणित के आधार पर माध्य के तीन भेद बताए, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, और हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन, और वर्गीकरण माध्य यानी क्वाड्रेटिक मीन। तीसरा जो वर्गीकरण के रूप में हमने इसका भेद बताया आपको, व्यापारिक माध्य जिसके अंतर्गत तीन माध्य है, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेस और कंपोजिट मीन। ये इस प्रकार से इसके भेद बते हुए कि सांख्यिकी माध्य है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले सांख्यिकी माध्य ले लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, समांतर माध्य। तो अब हम अध्ययन करेंगे समांतर माध्य जो एक के औसत ही है, औसत का ही रूप कहा जा सकता है समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन इसके अंतर्गत अगर हम इसको बताएं तो ये होता है जितनी भी सम श्रेणी की राशियां हैं, तो राशियों का योग जैसा कि औसत में होता है बटा राशियों की संख्या। सामान्य से सामान्य रूप में इस सूत्र को हम ये कह सकते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितने पद है उसमें, उनका भाग दें तो समांतर माध्य x बार का जो संकेत है। समांतर माध्य दो प्रकार के बताए गए हैं, पहला है सरल समांतर माध्य सिंपल अर्थमेटिक मीन, सरल समांतर माध्य, और दूसरा है भारित समांतर माध्य वेटेड भारित समांतर माध्य। यह दो प्रकार के समांतर माध्य। समांतर माध्य से हमारा सीधा सीधा अभिप्राय औसत
के रूप में हम साधारण भाषा में लेते हैं, जिनका सूत्र रूप में हम ये कहें कि समांतर माध्य आपको एकदम पूछा जाए कि समांतर माध्य है क्या, सम ऑफ ऑल आइटम्स, यानी सभी जो राशियां हैं उनका योग बटा नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस प्रकार से फिर इसके दो भेद हुए, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। अब हम समांतर माध्य को समझने का प्रयास हल करते हैं, इसके एग्जांपल्स को देखिए। जितने भी गणितीय माध्य में विशेषकर समांतर माध्य, मध्यिका और मोड जो है, बहुलक या बहुष्टिक है, इनको हम तीन प्रकार की श्रेणियों में बांटते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, इसको ज्ञात करने की दो विधियां होगी, एक डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष रीति, और दूसरा है शॉर्टकट मेथड यानी लघु रीति। हर क्वेश्चन, हर माध्य जो मैंने बताया तीन माध्य आपको, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, इनके क्वेश्चन आपके तीन प्रकार के हैं। व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन आता है, खंडित श्रेणी, इसको भी दो तरह का से याद किया जाता है, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। तीसरा जो है आपका वह है सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी के भी दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष रीति का और लघु रीति से। अब हम सबसे पहले समांतर माध्य को भी पढ़ रहे हैं, तो समांतर माध्य में भी इन तीनों प्रकार की श्रेणियों को इन दोनों विधियों से हमें हल करना होगा। सबसे पहले मैं व्यक्तिगत श्रेणी को लेता हूं और व्यक्तिगत श्रेणी के जो क्वेश्चन है उनको आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार हम प्रत्यक्ष रीति से और लघु रीति से उसे सॉल्व करते हैं। तो अब आप यह समझने का प्रयास करें कि व्यक्तिगत श्रेणी में एक एग्जांपल है, जिसमें एक कक्षा में मान लेते हैं 10 विद्यार्थी हैं, उनके रोल नंबर को इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन की निम्न समंकों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करो। अब ये रोल नंबर है स्टूडेंट्स के, और फिर उनके क्या क्या मार्क्स आते हैं वह दे रखे हैं। मान लेते हैं 10 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और उनके मार्क्स इस प्रकार से आए हुए हैं 110 190 160 165 200, then after 190 150 again 200 165 and 160। इस प्रकार से 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके सामने हैं। फर्स्ट रोल नंबर को 110 है, सेकंड को 190 है, थर्ड को 160 है। तो हमें समांतर माध्य ज्ञात करते समय इन प्रकार इस तरह के जो अंक है, जिसमें किसी के कम किसी के ज्यादा, तो उसमें हमें किसी भी सीरीज में जमाने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड में इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करता हूं, जिसमें आपका x बार बराबर समेशन x बटा n, अर्थात आपको इन सब को जोड़ना पड़ेगा। 110 प्लस 190 प्लस 160 प्लस 165 प्लस 200 प्लस 190 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 165 एंड 160, इन सबको जोड़ने पर यह योग आता है, वह आपके नियर अबाउट 1690, और तो ये तो हो गया समेशन x, इनका योग 1690 का। और कितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो आप गिनती कर सकते हैं,
10 आइटम है तो इसमें 10 से डिवाइडेड करेंगे तो आपका समांतर माध्य आ गया 169 169। अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी की इस क्वेश्चन को अपने डायरेक्ट मेथड से लिखा और डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n। अब दूसरा जो है शॉर्टकट मेथड लघु रीति से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए वो आप देखने का प्रयास करें। लघु रीति में क्वेश्चन को करने के लिए उसका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले के साथ साथ आपको आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले आपको किसी इस श्रेणी पूरी श्रेणी में से किसी एक को एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, काल्पनिक माध्य मानना पड़ेगा और उस काल्पनिक माध्य को आप x वैल्यू में से यानी इन वैल्यू में से उसका जो है वह डेविएशन लेंगे, विचलन लेंगे, तो वो आपका कहलाएगा dx। फिर उस विचलन का योग कर देंगे तो वो होगा समेशन dx। तो फिर कह रहा हूं कि लघु रीति में यदि आप इसे करते हैं, इसी सवाल को लघु रीति में करने का तरीका है कि सबसे पहले इन पदों में से किसी एक मूल्य को आप काल्पनिक माध्य मान लें और उस काल्पनिक माध्य को सब अंकों में से घटाएं जो आपके इस श्रेणी में दे रखे हैं, तो आपका विचलन कहलाएगा dx और उसका योग करके फिर आप पदों का भाग दे देंगे तो आंसर निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले ले रहा हूँ रोल नंबर जो आपके है x, दूसरा है मार्क्स x हो गया, ये आपके रोल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। x वैल्यूज है 110 190 160 165 200 190 150 again 200 165 और 160। अब आप देखिए एज्यूम मीन, इसमें हम किसी भी संख्या को एज्यूम मीन मान सकते हैं, कोई भी एक संख्या। जनरली हमें एज्यूम मीन ऐसी संख्या को मानना चाहिए जो श्रेणी के बीच का मान हो, अर्थात कुछ कम हो कुछ ज्यादा हो। यदि हम यहाँ पर 160 को एज्यूम मीन मान लें तो ये अपन को dx याद करना पड़ेगा और dx है x माइनस a, ये आपका dx होगा। अर्थात ये x की वैल्यू है, इसमें आपका a 160 है, यहाँ आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 160। इन सब में 160 को आपको रिड्यूस करना होगा। जैसे इसमें से अपन घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस से 50, फिर ये हो जाएगा 30, 190 में से 60 गए, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 40, यहाँ 30, 10, 40, 5 और 0। इस प्रकार से आपके सामने यह dx आ गया जो 50, 30, 0, 5, 40, 30, 10, 40, 5 और 0। इस प्रकार से जो है जैसे इसमें ये माइनस के 10 हो जाएंगे क्योंकि 150 में से 160 को घटाएंगे तो माइनस के हो गए। अब हम इस सब का योग कर लेते हैं, माइनस की संख्या को प्लस की संख्या में जो भी है वो घटा करके जोड़ करके हम निकालेंगे तो ये संख्या आपकी आ जाएगी वो 90। तो इसको आप देख सकते हैं समेत, यहाँ आप 90 कर लें। अब फॉर्मूला ही लिखें x बार इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। ये आपने माना था 160 प्लस समेशन dx जो आप यहाँ से ले रहे हैं वो 90 है और n आपका 10 है पदों के मूल्यों के बराबर। पदों का टोटल जो है 10 पद है, तो ये आप 9 हो गए। 160 प्लस 9 बराबर 169। That is your answer of this question. We obtained this question through the shortcut methods, and this shortcut methods it is important. Purpose of this various time some number of the series in the decimal, some number of series is the big
numbers. So it is very difficult to find out the direct methods. In the place of the direct method, we can use the shortcut method. In the shortcut method, first we assume mean, and after it we find the deviation vigilant from x, and last we we try to sum of the all numbers and put the value of in this formula x bar equal to a plus summation dx upon n. तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा सांख्यिकी का यह आधारभूत जिसे कह सकते हैं माप विधि है माप की, जिसे हम सांख्यिकी माध्य कहते हैं। तो सांख्यिकी माध्य की परिभाषा, सांख्यिकी माध्य का महत्व, सांख्यिकी माध्य के भेद, और फिर हमने जो सांख्यिकी माध्य को गणना करने का तरीका है उसमें से हमने समांतर माध्य को लिया। समांतर माध्य में व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हमने देखा दोनों विधियां, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे और भी सांख्यिकी के इस तरह के ही विषयों का अध्ययन करते रहेंगे, विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन करते रहेंगे। आप भी जितने ज़्यादा सांख्यिकी के सवाल हल करोगे उतने ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आप इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस करते रहें।